हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज जिस मॉडल पेपर को हम सोल्व करेंगे वो हिस्ट्री का होने वाला है और मॉडल पेपर 2 होने वाला है। ठीक है। देखिए, इस मॉडल पेपर में थोड़ा यूनिकनेस पैटर्न अपनाता है। अपन एमसीक्यू से सोल्व नहीं करके बड़े क्वेश्चनों से सोल्व करते हैं ताकि उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाए अपन। एमसीक्यू तो वैसे भी आपके सोल्व हो जाते हैं लगभग लगभग। बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीछे से सोल्व करते हैं आज पर मॉडल पेपर को। ठीक है, कुछ नया तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है जुड़ा हुआ आपका मैप से। 4 नंबर का मैप आएगा, फ्री फोकट के नंबर है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना है, ऐतिहासिक स्थल पूछ रहे हैं हमसे बार बार में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों के बारे में कि ऐतिहासिक स्थल कौन से पूछ रहा है। लोथल, कन्नौज, सांची, पुआर। नीचे भी ऐतिहासिक स्थल पूछा उसने। बम्बई, झांसी, ये दोनों ये नहीं है, जबकि ये दोनों है। ठीक है, तो इनको भर लेते हैं मैप में। तो सबसे पहले ये नीचे वाले मछलीपट्टनम, कटक, मुंबई, झांसी। ठीक है, तो हमें पहले राज्य पता है, तो सबसे पहले मैं भर देता हूँ आपके जो है जम्मू कश्मीर, सॉरी झांसी। ठीक है, झांसी यहाँ पर है। दूसरा है कटक, यहाँ पर है। और मछलीपट्टनम, ठीक है। और एक कौन सा, बम्बई। यह है। ऊपर वाले हाथ वाक्य भी हमें दिए थे। नाम क्या क्या है? लोथल है गुजरात में, कन्नौज है आपके यूपी में, और सांसी सांची है आपके मध्य प्रदेश में, पुआर है तमिलनाडु में। इनको भी भर लेते हैं एक बार। आपके कन्नौज यहाँ पर है, ठीक है। और सांची यहाँ पर है, पुआर पुआर यहाँ पर है, और एक लोथल पूछा था आपसे। ठीक है, अब आपको ये आटो के आटो नहीं बनने, इन दोनों में से एक करना है। आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरा काम दोनों करवाना है ताकि आपकी क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं हो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गए। फ्री फोकट के 4 नंबर है, नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने जो बड़ा सवाल है 4 नंबर का, वो है निबंधात्मक सवाल। सवाल बहुत प्यारा है, दोनों सवाल एक जैसे हैं, एक को करेंगे तो दोनों हो जाएंगे हमारे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो हम सवाल बिना टाइम गए सवाल को करते हैं। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? वही, अब डाउट एक चीज़ हो गई कि हमें भक्ति आंदोलन की विशेषता पूछ रही है, हमें किस तरीके से लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट बनाओ और सोल्व करो। अगर डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो डायग्राम बना दो। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 5 पॉइंट आप लिखोगे इसमें, क्योंकि 4 नंबर का है। कम से कम 5 पॉइंट लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6-7 तक जा सकते हो। ठीक है, लेकिन 5 तो लिखोगे ही लिखोगे। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भक्ति आंदोलन की हमें क्या पूछा है? विशेषता पूछा है। विशेषता पूछा है तो याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि आंदोलन किस पर बल देता है? ईश्वर की एकता पर बल देता है। क्या बोलता है? ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक है। नाम अनेक जैसे कि राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु, अल्लाह, ऐसे नाम बहुत अनेक है। ठीक है, और हम इनको विभिन्न नामों से पुकारते हैं ईश्वर को। ठीक है, पहली विशेषता ये, ईश्वर की एकता पर बल देता है। दूसरा, ये पाखंडों, आडंबरों, ठीक है, पाखंडों, आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध करता है। कर्म कांडों का क्या करता है? विरोध। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बनाओगे आप। इसमें क्या लिखोगी कि संतों ने कर्म के बाह्य आडंबरों, पाखंडों, अंधविश्वासों का इन्होंने क्या किया था? विरोध। ठीक है, तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो ये मानव नैतिकता पर बल देते हैं। ठीक है, किस पर बल देते हैं? मानव नैतिकता पर। चौथा पॉइंट की हम बात करें तो ये जातिवाद यानी कि जाति प्रथा, ठीक है, भेदभाव आदि का क्या करते हैं? विरोध। ठीक है, ये पॉइंट बनाओगे आप। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं ये, छुआछूत वगैरह का, ठीक है। सातवां पॉइंट आप बना सकते हो कि ये हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। ठीक है, अब 6 पॉइंट हो गए। एग्जामिनर की नज़र 4 पॉइंट पे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, शुरुआत की 4 पॉइंट पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपको 5-6 पॉइंट लिख देना है। अगर मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आप प्रत्येक पॉइंट पे 4-4 लाइन लिख रहे हैं ना तो 5 पॉइंट बहुत है। ठीक है, अगर आप प्रत्येक पॉइंट में 3 लाइन लिख रहे हो ना तो 6 पॉइंट तक चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? याद हो गया? ये पॉइंट बना के आप ऐसे लिखोगे। अब एक और बात बता दूं, इन्हीं इसके नीचे सवाल है, गुरु नानक की कौन सी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी उनका महत्व है। ठीक है, रिलेवेंस है आज भी। कौन सी शिक्षा है? यही शिक्षा है उनकी भी।
ध्यान रखेंगे सेम आंसर है ये। अगर कोई बच्चा सेम आंसर करके आएगा पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा कि क्या क्या करना है। और फिर भी कोई कहता है कि नहीं सर मुझे तो दोबारा गुरु नानक की शिक्षा बता दो, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, सुन लेंगे। एक ईश्वरवाद पर बल देता है। एक ईश्वरवाद का मतलब यही होता है कि ईश्वर एक है। वो सामाजिक न्याय व समानता पर बल देता है। वही सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, वो मानवता की सेवा पर बल देता है। ठीक है, और नेक्स्ट बोलता है वो मिलजुल कर रहने की बात करता है। ठीक है, और वह आंतरिक या अंतर्धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया? उसके भी 8-9 पॉइंट दे रखे, लेकिन आपको 5-6 पॉइंट याद करना है कंटेस्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि है 18वां निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़ा है और ये भी अच्छा सवाल है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रयुक्त प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कि मनके किससे बनते हैं उनकी सूची बनाओ। पहला 2 नंबर यहाँ हट गया, फिर क्या यहाँ बट गया। दूसरा, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का क्या करो, वर्णन करो। 2 नंबर यहाँ बट गया। अब आपको समझ में आया कि नंबर बट कहाँ से रहे? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सोल्व करते हैं। पहला, मन के बनाने की, अब हमें ये याद रखना है कि मन के बनाने में सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोग निपुण थे, यानी कि जानकार थे, अच्छे तरीके से बनाना जानते थे वो। ठीक है, और इस मन के बनाने के लिए वो बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते थे। बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते थे। उसमें हम ले सकते हैं कि सेलकड़ी, जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं, सेलकड़ी पत्थर। ठीक है, पत्थर पत्थर तांबा, ठीक है, कांसा, ठीक है, जैसी, और इसके साथ फायांस, इसके अलावा, ठीक है, पक्की ईंटें, ठीक है, पक्की मिट्टी, ठीक है, आदि, इन सब का प्रयोग करते थे मन के बनाने में। क्लियर हो गया? और एक एग्जाम्पल भी याद रखना है कि चुनंदड़ों में मन के बनाने का या मन के बनाने का एक कारखाना मिला था। ये याद रखेंगे अलग अलग से। मन के बनाने का क्या मिला था? कारखाना। यहाँ तक आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, इसको अलग से भाई मन के बनाने के प्रयुक्त सूची पॉइंट बना लो। और फिर दूसरा 1 नंबर यहाँ तक हो गया। 2 नंबर। अब फिर दूसरा हम लिखेंगे कि मन के, यहाँ सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर मन के बनाने की प्रक्रिया, ये अलग से पॉइंट बनाओ आप। ठीक है, इस मन के बनाने की प्रयुक्त विधियों में हम पॉइंट वाइज कर सकते हैं, एक एक नंबर रोमन संख्या डाल डाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलकड़ी की चूर्ण से, ठीक है, सेलकड़ी पत्थर से यानी सेलकड़ी की चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे मन के। ठीक है, पहला। दूसरा, एक कॉर्नेलियन, ठीक है, कॉर्नियन का लाल रंग, ठीक है, पीले रंग के कच्चे व उत्पादन के विभिन्न चरणों में आप मनकों को आग में पकाकर तैयार किया जाता था। तीसरा, पत्थर की पिंडों को पत्थर की पिंडों को पहले अपरिकृत आकारों में तोड़ा जाता था, नाप के तोड़ा जाता था। ठीक है, आकारों में क्या क्या तोड़ा जाता था, फिर अंतिम रूप दिया जाता था बारीकी से। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख देना कि घिसाई घिसाई करके आदि वगैरह। ठीक है, याद हो गया? चार, ये यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएंगे आपको और यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसका जो दे रखा है आपको एक करना है दोनों में से। ठीक है, ऐसे सवाल आते नहीं है, लेकिन डेस्क ने बनाया है तो फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, वे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है, ध्यान देंगे इस सवाल के ऊपर। आप बोल रहा है कि निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है। आपको याद करो, निचला शहर और एक पश्चिमी और एक निचला शहर मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, और ये 1-2 नंबर यहाँ बढ़ गया। क्या दुर्ग पर माल गोदाम व विशाल स्नानागार के अलावा अतिरिक्त अलावा अन्य संरचनाएं भी थी क्या? 2 नंबर यहाँ बांट दिया, 2 नंबर यहाँ बांट दिया। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, मोहनजोदड़ो के निचले शहर से दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है, हम अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतर। पहला अंतर, दोनों को 2 भागों में बांटा। दोनों को कितने भागों में बांटा? 2। पहला था निचला शहर, एक निचला शहर था और एक था दुर्ग। क्लियर हो गया? पहला तो। दूसरी बात हम करेंगे, ठीक है, कि दुर्ग दिशा में था? पश्चिमी भाग में था। दुर्ग किस भाग में था? पश्चिम भाग में था, जो कच्ची ईंटों के चबूतर पर बना हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट, दुर्ग की दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि दोनों में अंतर किया जा सके, जबकि निचला शहर जबकि निचला शहर नीचे बना हुआ था। क्लियर हो गया। चौथा अंतर हम कर सके तो निचला शहर निचला शहर कौन सी दिशा में था? पूर्वी दिशा में था। जबकि दुर्ग कौन सी दिशा में था? पश्चिमी दिशा में था। इज इट क्लियर? ठीक है। पूर्वी शहर भी चबूतरे पर बनाया गया था। क्लियर होगा यहाँ तक? 4 पॉइंट लिख दो, बहुत है, इनफ है इसके लिए। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था इसी में, क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानघरों के अलावा भी अन्य संरचनाएं थी क्या? इसके अलावा भी कुछ संरचनाएं मिली थी क्या? अब ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का आपको गृह स्थापत्य याद आ रहा होगा, उसमें से कुछ पॉइंट उठाएंगे अपन। अन्य संरचनाएं भी मिली है क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ, अन्य संरचना। ठीक है, तो याद करो कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर माल गोदाम और स्नानघर के अलावा कुछ अन्य संरचनाएं मिली है, बिल्कुल मिली है। स्नानघर के तल तक जाने के लिए दक्षिणी और उत्तर में दोनों सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, यानी कि इधर से भी सीढ़ियाँ बनी थी और इधर से भी सीढ़ियाँ, इस नीचे जाने के लिए दोनों तरफ से, उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, जलाशय के तल तीनों तीनों कक्ष की ओर, जिसमें से एक बड़ा कुआं था, जलाशय के उत्तरी में गली थी और दूसरी ओर छोटी संरचनाएं भी थी, जिसमें 8 8 कुएं थे, 8 स्नानघर थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि इस एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानघर बने थे, जिनकी नालियाँ एक नाले में मिलती थी। 4 स्नानघर बने हुए थे जिनकी नालियाँ एक साथ एक नाली में मिली हुई थी। ये याद आ रहा है? ठीक है, आपको 5 लाइन लिखनी है, बस हो गया इसका आंसर। इस साल के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले, थोड़ा ध्यान देंगे। हो गया सवाल। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, इजी सवाल है। ठीक है, 17वां सवाल देखते हैं, और वो है संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की भूमिका। मतलब संविधान सभा में कौन कौन ने प्रमुख, किस किसने प्रमुख भूमिका निभाई है, उनका रोल देखेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। संविधान सभा में लगभग 289, यानी कि 300 प्लस सदस्य थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से लगभग 6 7 सदस्यों की हमें भूमिका के बारे में लिखना है, 2 2 लाइन में। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 4 के बारे में लिखोगे। पहला लिखेंगे हम नेहरू के बारे में, नेहरू की क्या भूमिका थी। तो नेहरू का आप याद रखेंगे कि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य, पहली भूमिका तो ये। दूसरी भूमिका थी, ये तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था इन्होंने। तिरंगे झंडे का क्या था? प्रस्ताव प्रस्तुत। ये 2 बातें इनकी द्वारा, इनका ये रोल था। ठीक है, इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका योगदान देख लेते हैं। तो ये खुलकर सामने आकर तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया था, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारा काम किया था। जैसे विरोधी विरोधी विचारों विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में काम किया था इन्होंने, पहला। दूसरा काम किया था, ठीक है, प्रारूप को लिखने में मदद की थी। संविधान सभा के प्रारूपों को लिखने में भी मदद की थी। क्लियर हो गया। तीसरी भूमिका हम लिख लेते हैं अम्बेडकर सर की, अम्बेडकर साहब की। अम्बेडकर साहब की भूमिका तो आपको ध्यान ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसने संविधान सभा का निर्माण किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने थे। चौथी भूमिका हम कर लेते हैं, जो कि दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, इनकी क्या भूमिका थी? इन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्हें स्थायी संविधान सभा के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष। क्या यहाँ तक याद हो रहा है? कम से कम आप 4 4 5 लोगों की भूमिका लिखोगे, ऐसा लिख के आना है आपको, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वापस क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निम्न सॉरी दीर्घ में हत्वा है। उन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। एन जी रंगा के इस कथन के परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, उन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। सोल्व करते हैं। ठीक है, ढंग से समझेंगे क्वेश्चन को। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने बोला था। उद्देश्य प्रस्ताव के स्वागत के संबंध में उन्होंने, स्वागत का आह्वान करते हुए उन्होंने बोला था। ठीक है, अब थोड़ा सा एन जी रंगा के बारे में जिक्र कर लेते हैं।
ये किसान नेता थे। कौन थे? किसान नेता। ठीक है, और साथ में ही समाजवादी नेता भी थे ये। ठीक है, क्लियर। इन्होंने आह्वान में कहा था, उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता थे और समाजवादी विचारों वाले नेता एन जी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। कौन सा वर्ड यूज किया? अल्पसंख्यक शब्द की जो व्याख्या है वो किस स्तर पर की जानी चाहिए? आर्थिक स्तर पर। किस स्तर पर की जानी चाहिए? आर्थिक स्तर पर, पहला पॉइंट। ठीक है, एन जी रंगा की नज़र में अल्पसंख्यक शब्द, सॉरी, एन जी रंगा की नज़र में अल्पसंख्यक शब्द किसके लिए यूज़ हो रहा है? अल्पसंख्यक शब्द वो यूज़ कर रहे हैं गरीब, ठीक है, और दबे कुचले लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, ठीक है, इनके लिए यूज़ कर रहे हैं वो ये वर्ड। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि संविधान, जब तक संविधान सर्वसम्मति से अधिकारों को लागू करने में इंतजाम नहीं करता, जब तक कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब इनसे जुड़े हुए अधिकारों को जब तक संविधान सर्वसम्मति, सर्वसम्मति में सबकी सहमति से लागू नहीं करता, तब तक अल्पसंख्यकों का उद्धार नहीं हो सकता, अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो सकता, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर क्या बोला आगे? गरीबों की उनके पास जीने का, और उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का, ठीक है, सभा करने का, सम्मेलन करने का, संगठन बनाने का आदि सभी स्वतंत्रताएं तभी होगी जब संविधान में इन सभी को लागू किया जाएगा। इसी के संदर्भ में, इसी के आह्वान में उन्होंने कहा कि उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। सहारा कौन है? संविधान। अल्पसंख्यकों का सहारा कौन बनेगा? संविधान। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों में से एक करना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस वाले सवाल पर। नेक्स्ट, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया गया? दो नंबर यहाँ बट गया एक। ठीक है, महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दमनात्मक क्यों मानते थे? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार नमक पर टैक्स लगा रही थी। ठीक है, नमक पर क्या लगा रही थी? टैक्स लगाया था औपनिवेशिक सरकार ने। ठीक है, और टैक्स भी कितना गुना लगाया था? 14 गुना। टैक्स भी कितना गुना लगाया था? 14 गुना। और बिना कर दिए ही नमक का प्रयोग करने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, बिना कर अदा किए ही किए गए नमक का प्रयोग करने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ नहीं कमा रही थी, उसे नष्ट कर देती थी। वह देश की जनता को उत्पादन पर भी क्या करती थी? नमक के उत्पादन पर भी क्या कर लगाती थी? रोक। और जिस टैक्स से उसको फायदा लाभ नहीं हो रहा था ना, उस टैक्स को वो समाप्त कर देती थी, और दूसरे आदमियों को या भारतीय जनता को नमक उत्पादन करने पर भी रोक लगा रही थी। पहली बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात क्या थी? महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में दमनात्मक क्यों मानते थे? ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। एक बात यहाँ खत्म होगी, दूसरी बात महात्मा गांधी दमनात्मक इसलिए मानते थे क्योंकि नमक भोजन का एक अनिवार्य अंग था। नमक क्या था? सभी के भोजन का, सभी के भोजन का क्या था? एक अनिवार्य अंग। मतलब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण था नमक। ठीक है, अमीर, क्लियर हो गया। नमक कर की मात्रा में भी बहुत अधिक थी, नमक कर की मात्रा भी बहुत अधिक, मतलब टैक्स 14 गुना था भाई। कितना गुना था? 14 गुना। ठीक है, यह लागत का 14 गुना तक लगाया जाता था। नमक कर हमारी राष्ट्रीय संपदा का मूल्यवान अंश था। यह राष्ट्रीय संपदा यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति का एक मूल्यवान हिस्सा था नमक। ठीक है, इस पर लगाया जाने वाला कर भूखे लोगों से 1000% अधिक उगाही की जाती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में अध्ययन के लिए अखबार क्यों महत्वपूर्ण स्रोत थे? मतलब इंपॉर्टेंट क्यों थे राष्ट्रीय आंदोलन में? क्या अखबार क्यों महत्वपूर्ण थे? चार बातें रट लो, चार बातें देख लो क्यों महत्वपूर्ण थे। पहली बात तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जनसंचार का एक साधन है। जनसंचार का क्या है? एक अच्छा साधन है, यानी कि एक अच्छा साधन भी बोलते हैं, एक माध्यम भी बोल सकते हैं। ठीक है, विशेषकर किसके लिए अच्छा रहेगा? जो पढ़े लिखे हैं। कौन? शिक्षित समुदाय के लिए। क्यों? क्यों देश के एक कोने में क्या घट रही है, वो घटनाएं सभी उनको पता चलेगी, पहली बात। दूसरी, ठीक है,
जनमत निर्माण करने के लिए भी जनता की न्यूज़पेपर जनता के माध्यम जनता के मध्य सॉरी जनता के मध्य, ठीक है, अभिव्यक्ति को उजागर करने का काम करते थे। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, सरकार और अधिकारियों और आम लोगों के विचारों और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी अखबारों से हमें जानकारी मिलती थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे। और चौथा पॉइंट हम लिख देंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में भी अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये मैंने कटवा दिया था, आपको ये नहीं करना है। ये करना है, मुगल काल में कृषि में प्रयोग होने वाली मुख्य तकनीकी कौन सी थी? ठीक है, तकनीकी कौन सी, संक्षेप में बताइए। 3 पॉइंट तो कम से कम आप लिखेंगे ही लिखेंगे। चलो, तकनीक कौन सी थी पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या है पॉइंट परसेंट। ठीक है, मुगल काल में कृषि में प्रयोग होने वाली क्या है? ठीक है, पहली बात तो आप ध्यान दो, लकड़ी का हल का प्रयोग होता था। लकड़ी का हल कृषि का एक क्या था? उपकरण था। ठीक है, इसे एक छोर पर लोहे की नुकीली धार से बनाया गया था। ऐसे हल मिट्टी को अधिक गहरा नहीं खोदते थे, ऊपर ऊपर से खोदते थे, मतलब जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती थी। ठीक है, और तो जो उपज या फसल के लिए क्या होती थी? लाभदायक होती थी, पहली बात। दूसरी बात, मिट्टी की निराई, ठीक है, मिट्टी की निराई या गुड़ाई के लिए, मतलब खुदाई के लिए, आपको पता है कि फसल उगती है जब उसकी खुदाई करते हैं शुरुआत में, लोहे की पतली धार वाले उपकरणों से प्रयोग किया जाता था। तीसरी बात, बैल के जोड़ों के सांचे द्वारा सांचों के द्वारा बरमे का प्रयोग बीज बोने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, और तीसरा, रहेट का प्रयोग करते थे। रहेट सिंचाई का एक साधन है जिसमें बैलों का ठीक है, रहेट को भी बैलों को, मतलब एक कुआं होता था, बैल चारों तरफ ऐसे घूमता रहता था, ठीक है, और पानी निकलता रहता था उस वाला। ठीक है, उसको राहट कहा गया है, आप देख लेना डायग्राम। ठीक है, 3 बातें लिखनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विभिन्नताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अंतर, आपसे अंतर पूछ रहा है। 3 नंबर का है, कम से कम 4 अंतर जरूर लिखेंगे आप। चलो कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ जैन धर्म लिख देता हूँ मैं, एक तरफ बौद्ध धर्म। सोच के देखो एक बार, बिना देखे एक्टिव रिकॉलिंग करते हैं। बौद्ध धर्म आत्मवादी था, परंतु, ठीक है, और सॉरी, जैन धर्म आत्मवादी था और बौद्ध धर्म अनात्मवादी था। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, जैन धर्म का साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। क्या कहा गया है? आगम। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा गया है? त्रिपिटक। ठीक है, तीसरी बात, जैन धर्म अहिंसात्मक जैन धर्म क्या था? अहिंसात्मक को अपनाता था, जबकि बौद्ध धर्म किसको अपनाता था? मध्य मार्गी था बौद्ध धर्म। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ठीक है, जैन धर्म बोलता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद ही क्या है? संभव है। जबकि जैन धर्म क्या करता है? इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, निर्वाण क्या है? संभव। ठीक है, मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैन धर्म ने तीर्थंकरों की उपासना की थी। तीर्थंकरों की क्या की थी? उपासना की थी। बौद्ध धर्म में किस अवधारणा को अपनाया गया था? बोधिसत्व की अवधारणा को। आपको ऐसे सारणी बनाकर इनका आंसर कर देंगे। जैन धर्म आत्मवादी थे, ठीक है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी थे। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा गया है, बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। जैन धर्म अहिंसात्मक थे, बौद्ध धर्म मध्यमार्गी थे। ठीक है, जैन धर्म मृत्यु के बाद मोक्ष संभव मानते थे, जबकि बौद्ध धर्म ऐसे बोलते थे कि इसी जन्म में मोक्ष संभव है, निर्वाण संभव है। तीर्थंकारों की उपासना करते थे जैन धर्म। बौद्ध धर्म बोधिसत्व की अवधारणा को अपनाया था। ठीक है, ये अच्छे से रट लेंगे, इसको बिल्कुल पी जाएंगे घोल कर, ये जरूर इस बार इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, क्या उपनिवेशों के दर्शकों के विचारों को नियतवादी और भौतिकवादी से भिन्न थे? इन दोनों में अंतर पूछ रहा है वो। ठीक है, ये और आपको अंतर ऑलरेडी क्लास में ढंग से करवाया था, इसको करेंगे इस बार। ये दोनों सवाल इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, थोड़ा ढंग से देख के जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, जीबी पंत ने निष्ठावादी नागरिकों के अभिलक्षणों को कैसे परिभाषित किया? अभिलक्षणों का मतलब उसकी विशेषता को कैसे परिभाषित किया? तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति को
सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्ति के अंदर आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि आत्म अनुशासन की कला पर बल दिया। आत्म अनुशासन की कला सीखनी चाहिए उसको, व्यक्ति को कौन सी कला सीखनी चाहिए? आत्म अनुशासन की कला। दूसरी बात, ठीक है, लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक चिंता करनी चाहिए। क्या बोला? लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए तो कम सोचना चाहिए, ठीक है, अपने लिए तो कम चिंता करनी चाहिए, ठीक है, और दूसरों के लिए ज़्यादा करनी चाहिए। तीसरी बात क्या बोली? हमारी सारी निष्ठाएं केवल राज्य केंद्रित होनी चाहिए, मतलब हमारा सारा काम राज्य के लिए होना चाहिए, राज्य केंद्रित होना चाहिए। ये 3 बातें लिख देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? अब ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको याद आ रहा है चोरी चोरा कांड, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ के आए आप, ठीक है, जो कि आपका फरवरी 1942 में हुआ था। स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। कांग्रेस के सत्याग्रहियों ने वहाँ भीड़, ठीक है, गोरखपुर, वहाँ पे यूपी के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या कर रहे थे? धरना कर रहे थे। तो उग्र भीड़ उग्र हो गई और लाठीचार्ज करी उन्होंने, पुलिस वालों ने, कांग्रेसवादी सत्याग्रहियों के ऊपर। उस भीड़ उग्र हो जाने की वजह से भीड़ ने उन पुलिस वालों को मारना शुरू किया, दौड़ा दौड़ा के, ठीक है, और वो जाकर पुलिस थाने में इकट्ठा हो गए और उस चारों तरफ से तेल छिड़क कर पुलिस थाने को जला दिया और, ठीक है, सारे पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, ठीक है। इस इंसाफ से महात्मा गांधी ने आघात पहुंचा, दुख पहुंचा और उन्होंने से आंदोलन को वापस लेने का क्या किया? फैसला किया। ये स्टोरी है, आपको किताबी लैंग्वेज में लिखना है इसको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये गिलास एक फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये किसके लिए? अवध के लिए कहा था। किसने? लॉर्ड डलहौजी के उच्च विचारों को सत्यापित कीजिए। अवध के बारे में कहा था, ठीक है। अवध के नवाब के ऊपर डलहौजी ने आरोप लगाया, और आरोप क्या लगाया? कि वो कुशासन यानी कि प्रशासन को चलाने में योग्य नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया, ठीक है। उसको क्या किया? हटा दिया, वहाँ से अपदस्थ कर दिया, ठीक है। और अवध पर क्या कर लिया? अधिकार। 1856 की बात है ये, क्लियर हो गया? क्यों अवध पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पर कपास की खेती होती थी ज़्यादा, ठीक है, साथ में जो ज़मीन थी वो नील की खेती के लिए भी उपयोगी थी, और लॉर्ड डलहौजी इसलिए अधिकार करना चाहता था। अवध के नवाब को हटा दिया कुप्रशासन का आरोप लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट है जूमिंग खेती से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जूमिंग खेती से आप क्या समझते हैं? ये किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। वो ज्योग्राफी का है, ये ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं कि पहली बात तो ये यहाँ पर जो लिया गया ना जूमिंग कर्सी, वो पहाड़िया लोगों के लिए लिया गया है, पहाड़िया लोगों से जोड़ कर लिया गया है। पहाड़ी लोग क्या करते थे? एक जंगल के बड़े हिस्से को काट कर, ठीक है, सफाई करके वहाँ पर खेती कर देते 3 से 4 साल तक। जब तक खेती करते जब तक कोई उर्वरक क्षमता खत्म नहीं हो जाती, फिर दूसरी जगह खेती करते, सेम प्रोसेस अपनाते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपके विचार में विजयनगर की कृष्णदेव राय ने राय व्यापार को प्रोत्साहन करने के इच्छुक क्यों थे? देखते हैं इच्छुक क्यों थे। तो अब ध्यान देंगे, व्यापार व्यापार से उन्हें क्या प्राप्त होता था? राजस्व। व्यापार से उन्हें राजस्व प्राप्त होता है, और जितना राजस्व प्राप्त होगा तो उतनी ही राज्य की क्या होगी? समृद्धि, राज्य बढ़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा, राजा अपने सेना के लिए एक अच्छी नस्ल के शक्तिशाली घोड़े भी प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े होने चाहिए, और वो घोड़े प्राप्त करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए भी वो व्यापार को बढ़ाना चाहता था। तीसरी बात है, घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती आदि वस्तुओं को आयात को बढ़ाना चाहता था। किस किस को? घोड़ों का आयात बढ़ाना चाहता था, हाथियों का आयात बढ़ाना चाहता था ताकि अपनी सेना को मजबूत किया जा सके, रत्नों का आयात, चंदन का आयात वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अल बरूनी को भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अच्छा सवाल है, देखते हैं। अल बरूनी को 4-5 बातें हैं, 3 बातें लिख देंगे। पहली है कि पहली बात तो आएगी, पहली बात क्या कठिनाई हो सकती है? सोच के देखो। पहली है भाषा, यहाँ की भाषा। तो पहली कठिनाई किसकी होगी? भाषा की थी। क्यों? क्योंकि अधिकतर
संस्कृत, अरबी और फारसी, इन तीनों भाषाओं का जानकार था अल बरूनी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अनुवाद में कठिनाइयाँ होती थी, क्लियर हो गया। दूसरी बात, ठीक है, धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता। यहाँ की धार्मिक अवस्था व यहाँ पर चलने वाली प्रथाओं में क्या था, प्रथाओं में अंतर, क्लियर हो गया। तीसरी बात हम करेंगे कि भारतीयों का जातीय अभिमान था। भारतीयों का क्या था, जातीय अभिमान, भारतीयों का जातीय अभिमान। मैं मेन बातें बता रहा हूँ, आपको वो याद रखना है अच्छे से, ये जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से याद रखना है। इन तीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बाकी चीज़ें नोट्स में दे रखी है, उनको और भी अच्छे से कर लेंगे आप। ठीक है, क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, महायान बौद्ध मत के विकास में के बाद बौद्ध अवधारणा के व्यवहार में कैसे बदलाव आया। ठीक है, इसको भी शॉर्ट में कर लेते हैं कि फिर क्या पूछना चाह रहा है। तो ध्यान रखेंगे, महात्मा बुद्ध की कल्पना धीरे धीरे एक मुक्तिदाता के रूप में उभरने लगी थी। ठीक है, किसी रूप में उभरने लगी थी, मुक्तिदाता के रूप में। ठीक है, बोधिसत्व की अवधारणा भी पनपने लगी थी। दूसरा कारण क्या था, बोधिसत्व की बोधिसत्व की अवधारणा भी पनपने लगी थी। ठीक है, और बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया था। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया, बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया। ठीक है, जो कि अपने सत् कार्यों से पुण्य कमाते थे और अपने अर्जित पुण्य से दूसरों की भी सहायता करते थे। क्लियर हो गया। एक और याद रख लेना लाइन, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग, ये बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने लग गए थे। नेक्स्ट है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के आदर्श जीविका के नियम बताए गए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आदर्श जीविका के 4 नियम बता देता हूँ। पहला नियम है, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना था, वेदों की शिक्षा लेना था, यज्ञ करवाना था, ठीक है, दान देना था और दान लेना था, पहला कार्य। दूसरा कार्य हम याद रखेंगे, क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना था। ठीक है, यानी कि पहला काम क्या है, ब्राह्मणों को बांट दिया कि वो यज्ञ करवाएंगे। ठीक है, वो वेदों की शिक्षा देंगे, वेदों की शिक्षा देंगे। ठीक है, और स्टडी करेंगे, उनकी अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्षत्रियों का कार्य क्या था, युद्ध करना। ठीक है, उनका ये कार्य युद्ध करना था, उनका कार्य व्यापार करना था। ठीक है, और सॉरी, लोगों की सुरक्षा, सॉरी, उनका कार्य लोगों की सुरक्षा, सेना के रूप में उनकी कार्य लोगों की सुरक्षा, लोगों के साथ न्याय करना वगैरह वगैरह। तीसरा वर्ग था वैश्य। वैश्य का काम क्या था, कृषि। ठीक है, कृषि करना, व्यापार कार्य करना और वेद पढ़ना। ठीक है, चौथा लिख देंगे जो लास्ट वाला है, शूद्र। शूद्र का क्या रहता है, इन तीनों की, यानी कि उपयुक्त जो 3 वर्ण है उनकी क्या करना था, सेवा करना था। दूसरी लैंग्वेज हम दास का रूप कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या हो गया, इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जो कि है मगध के शक्तिशाली महाजनपद के होने किस रूप में मगध शक्तिशाली रूप में उभरा था। तो इसके तो याद है कि उसकी जमीन कैसी, बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि वह गंगा के मैदानी भागों में था। ठीक है, दूसरा था, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोहे की खदानें, इसलिए वहाँ के सेना के लिए हथियार बनाने में थोड़ी आसानी थी। तीसरा था, हम कह सकते हैं कि मगध के जंगलों में हाथी की उपलब्धता, उनको सेनाओं में काम में लेना। और चौथा हम कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा रस आवागमन, नदियों से आवागमन, आगमन कैसा था, सस्ता था और सुलभ था। ये 4 बात लिख देंगे आप। ठीक है, कृषि, यानी कि मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था। दूसरी बात, मगध में लोहे की खादानों की भी सरलता, यानी कि बहुत ज़्यादा उपलब्धता थी, हथियार बनाना आसान था, इसलिए मगध के जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी, इनको सेना में काम में लिया जा सकता था। नेक्स्ट है, गंगा और उसकी जो नदियाँ थी उनका आगमन का रास्ता सुलभ और सस्ता था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लघु में सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती थी। ठीक है, विलासिता की, ठीक है, तो फायान से याद आ रहा होगा आपको, इसके बारे में आपको पूरा लिखना है अच्छे से। ठीक है, यही थी, यानी घिसी हुई रेत या बालू या चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। ठीक है, एक लघु पात्र था। ठीक है, जो सुगंधित द्रव्य के पात्र के रूप में प्रयुक्त होता था। ठीक है, क्लियर हो गया।
यहाँ तक आपको ढंग से करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, नंबर इन्हीं में कटते हैं आपके, इन छोटे छोटे में नंबर नहीं कटेंगे। देखो, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको अधिक शक्तिशाली मानते थे? तो सबको ही पता है, वह केंद्र राज्यों में केंद्र को अधिक शक्तिशाली मानते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, 1915 से पहले के कांग्रेस के किन्हीं दो उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पहला गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। दूसरा के अपन बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आजमगढ़ घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अब ये भी बताऊंगा क्या। ठीक है, 1957 में की गई थी। ठीक है, 25 अगस्त 1957 को की गई थी। बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, दामिन ई कोह से आप क्या समझते हैं? दामिन ई कोह से आप क्या समझते थे? 1832 में संतालों को एक अस्थायी रूप से बसाने के लिए, ठीक है, एक भूभाग था। किसको बसाने के लिए? संतालों को स्थायी रूप से बसाने वाले भूभाग को क्या कहा गया? दामिन ए कोय। नेक्स्ट, अमील गुलजार क्या था? ये राजस्व अधिकारी था। क्या था? भू यानी कि राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी था। राजस्व वसूली करने, ठीक है, करने वाला अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट, विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे? विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु थे। कौन थे? विष्णु थे। ठीक है, नेक्स्ट, किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिवरी नगर कहा था? अब ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। फ्रांसीसी फ्रांसीसी बर्नियर ने। किसने कहा था? फ्रांसीसी बर्नियर ने। नेक्स्ट, प्रियदर्शी शब्द से आप क्या समझते हैं? प्रियदर्शी शब्द अशोक के लिए, अशोक को कहा गया था अभिलेखों में। इसका मतलब क्या होता है? दिखने में सुंदर या देखने में सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले के दो प्रसिद्ध संतों के नाम बताइए। इजी है ये भी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, दूसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया। पहला कौन सा है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने, दो स्थलों का उल्लेख कीजिए जहां स्तूप पाए गए। दो क्या, चार बता देंगे। यहाँ पहला है भरूच का स्तूप, दूसरा है सांची, तीसरा है सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, ये तो सबको याद होगा। नेक्स्ट, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से आपका, ये अटपटा सवाल है, इसको क्रॉस कर लेंगे और इसको देख लेंगे कि नगरों में मिले चमकदार कलई वाली मिट्टी के कटोरे, थालियां आदि को कहा गया था। नगरों में मिले, नगरों में मिले चमकदार चमकदार कलई मिट्टी, कलई वाली मिट्टी के कटोरे थालियों को कहा गया था। दोबारा बोल देता हूँ मैं, नगरों में मिले चमकदार कलाई वाली मिट्टी के कटोरे थालियों आदि को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, खालिस्तान के चित्रकार जोसेफ नोएल पेटन ने, ठीक है, इन इन मेमोरियन इन मेमोरियम, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 में ब्रिटेन में खालिस्तान आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। ये तो सबको याद होना चाहिए, कपास आपूर्ति संघ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस 1336 में हुई थी हरिहर बुक्का ने, लेकिन आपको यहाँ लिखना है 14वीं शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट, यूक्लिड यूनानी क्या थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। नेक्स्ट, कुंती ओ निषादी नामक, ये अटपटा सवाल है, इसको क्रॉस कर लेना। ये कुंती ओ निषादी नामक लघु कथा की रचना किसने की थी? माँ श्वेता देवी, याद रखना है, माँ श्वेता देवी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेखों में चिन्हों की संख्या कितनी मिली है? 26। आई होप कि ये याद हो गएंगे। आप इनको डायरेक्ट लिखेंगे, पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब बसद है, ऊपर से कर लेते हैं, अब तो सीधा कर लेते हैं। पहला,
अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम पर किन अभिलेखों से प्राप्त हुए थे? इनके नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए थे? प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए थे। ये तो ईजी है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। ये भी ईजी है। ठीक है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण 1919 में किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? वी ए सुंगथांकर के नेतृत्व में तैयार हुआ था। मर्चकटिकम नाटक के लेखक कौन है? मर्चकटिकम नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक। ठीक है। महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक तीर्थंकर रह चुके हैं? ठीक है, 23 रह चुके हैं। ये 24वें थे महावीर जी। फ्रांसिस ऑफ बर्नई पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे। पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह कहाँ है? अजुदन में थी। ठीक है, कहाँ थी? अजुदन ही है। ठीक है, राइट। गंगे कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? गंगे चोलपुरम का शिव मंदिर किसने किया था? चोलों ने बनाया था। राजेंद्र प्रथम नाम था शायद उस राजा का। दक्षिणी भारत के मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? ये तो एक ही है, कृष्णदेव राय। ठीक है। रायचूर दोआब का किसके बीच में? रायचूर दोआब जो क्षेत्र है किस नदियों के बीच में स्थित है? तो रायचूर दोआब का क्षेत्र तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है। मिरासदार कौन थे? मिरासदार कौन थे? ठीक है, महाराष्ट्र प्रांत के धनी और संपन्न किसानों को क्या कहा गया था? मिरासदार। वह भूमि जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अकबर ने 4 प्रकार की भूमि बताई थी, उसमें से बोल रहा है वह भूमि जिसने कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, पोलज। धनी किसानों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। धनी किसानों के लिए शब्द का प्रयोग किया था जोतदार। ठीक है। भारी लोग संतालों को क्या कहते थे? भारी लोग संतालों को क्या कहते थे? दिक्कू। क्या कहते थे? दिक्कू। 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौर परगने में गांवों को संगठित करने का नेता कौन थे? अच्छा सवाल है। तो नेता का नाम बताइए आप मुझे। ठीक है, और सोचने की कोशिश कीजिए नेता का नाम। ठीक है, शाहमल। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। ठीक है, कौन था? गोनू। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश शासन की यात्रा करने की सलाह दी थी? ठीक है, ये तो आपको सभी को याद है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको मॉडल पेपर को अच्छे से याद करो, और मैं गारंटी देता हूँ ये सोल्व करने का नज़रिया आप जिस तरीके से हम इसमें अपना रहे हैं उसी नज़रिए से रखिए। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।